तो फिल्म के शुरुआत में हमें कुछ अजीब सी घिनौनी रिचुअल्स देखने को मिलती है जहां सोल को मूव करने की बात हो रही थी। देन कई औरतों को अजीब तरह से ट्रीट करते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था और फाइनली यहाँ किसी डीमन टारिन की बात हो रही थी। इस खतरनाक इंट्रो सीन के बाद हम पाइपर नामक बच्ची से मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसे हल्की फुल्की शेप्स एंड लाइट्स नजर आती है, बट स्टिल वो इंसानों को देख भी नहीं सकती। पाइपर के बड़े भाई का नाम एंडी है जो कि 3 महीने में 18 साल का हो जाएगा और एंडी एक्चुअली में पाइपर का स्टेप ब्रदर है। बेसिकली इनके पिता 2 शादी किए थे जहां पहली बीवी का बेटा एंडी है और दूसरी बीवी की बेटी पाइपर, और यहाँ एंडी एंड पाइपर काफी क्लोज हैं। अब एक दिन इनके पिता बाथरूम में ही गिर के समाप्त हो जाते हैं जिस वजह से एंडी और पाइपर अनाथ हो जाते हैं। ऐसे में वेंडी नामक लेडी जो कि चाइल्ड सपोर्ट से थी, मतलब जो लोग फॉस्टर होम में डालते हैं बच्चों को, वो इन्हें किसी लॉरेन नामक औरत के घर पे रहने के लिए असाइन करती है। लॉरेन पहले इसी ऑफिस में एज काउंसलर काम करती थी और इसीलिए वेंडी को पूरा भरोसा था कि लॉरेन इन्हें अच्छे से पालेगी। वैसे लॉरेन यहाँ सिर्फ पाइपर को लेना चाहती थी, लेकिन एंडी कहता है कि 3 महीने के बाद वो 18 का हो जाएगा, जिसके बाद वो खुद पाइपर की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर देगा। तो बस 3 महीने के लिए एंडी लॉरेन के साथ रहेगा, जिसके लिए लॉरेन मान गई थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि एंडी और पाइपर के बीच एक कोड वर्ड है विच इज ग्रेप फ्रूट, और इस कोड वर्ड का ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, रादर इट्स लाइक ट्रस्टिंग ईच अदर किसी बात पे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूवी में कई जगह से यूज किया गया है, ऑल्दो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं इस चीज को हटा दूंगा, इसलिए अभी आपको बता दिया। खैर, तो आगे हम एंडी और पाइपर को लॉरेन के घर पे आते देखते हैं और लॉरेन इन्हें बड़े प्यार से वेलकम करती है। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि वो पाइपर को बहुत पसंद कर रही थी और एंडी को कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि लॉरेन चाहती ही नहीं थी कि एंडी यहाँ आए। फॉर एग्जाम्पल, जब वो एक सेल्फी लेती है तो ऐसे एंगल में लेती है जिसमें एंडी का फेस ही ढक गया था। देन वो एंडी को बार बार गलत नाम से पुकार रही थी एज इफ एंडी उसे याद ही नहीं है। अब लॉरेन के घर पे एक और फॉस्टर सन था नेम्ड ऑलिवर, और ऑलिवर म्यूट था। लॉरेन बताती है कि उसकी अपनी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम कैथी था और कैथी भी ब्लाइंड थी, लेकिन घर के ही एक पूल एक्सीडेंट में कैथी डूब के खत्म हो गई और उसी इंसिडेंट के बाद से ऑलिवर सिलेक्टिवली म्यूट हो गया है। अब हम नोटिस करते हैं कि लॉरेन फिलहाल कोई काम वगैरह नहीं कर रही थी एंड इट्स पॉसिबल कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हो। ऐसे टाइम पे वो यूज कर सकती थी बिनोमो ऐप का। वैसे भी ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज हर किसी के लाइफ में कभी न कभी आते ही हैं। मेरी लाइफ में भी आए थे, लेकिन तब मैंने यूज किया था बिनोमो ऐप का, जहां से एक अच्छी सेकेंडरी इनकम जनरेट की जा सकती है। बिनोमो एक बढ़िया और सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ट्रेडिंग करके डेली अर्निंग कर सकते हो। तो अभी जाके बिनोमो को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से, और स्क्रीन पे जो मेरा प्रोमो कोड दिख रहा है उसे यूज करो ताकि आपको मिले 2x यानी डबल द बेनिफिट्स। अब इस ऐप का ट्रेडिंग इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है जहां पे ग्राफ्स ऊपर नीचे जाते हैं और आपको बस ये प्रेडिक्ट करना होगा कि ग्राफ ऊपर जाएगी या नीचे। अभी मैं यूज करने वाला हूं ट्रेडिंग सिग्नल्स का, जो मुझे बताएगा कि मुझे अप लेना चाहिए या डाउन। सिग्नल्स के हिसाब से मुझे अप लेना चाहिए तो मैं अप पे ट्रेड कर रहा हूं। चलो देखते हैं क्या होता है। देखा, मैंने तुरंत प्रॉफिट कमा लिया। और चेरी ऑन टॉप है बिनोमो का विड्रॉल सिस्टम, यानी एक क्लिक में पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको मिलेंगे 10 से 20 डॉलर तक का बोनस। आपके फ्रेंड को भी $10 बोनस मिल सकता है बाय वेरीफाइंग द अकाउंट। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, उसका यूज करो और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, स्क्रीन पे दिख रहे मेरे प्रोमो कोड का यूज करना मत भूलना टू गेट 2x रिवॉर्ड्स। कमिंग बैक टू स्टोरी, आगे पाइपर और एंडी को अपना अपना कमरा मिलता है और यहाँ लॉरेन एंडी से बातें करने आती है। बातों के दौरान एंडी जब डिस्ट्रैक्ट होता है तो लॉरेन एकदम से उसका फोन उठा के उसके मैसेजेस पढ़ने लग जाती है। इस बात पे जब एंडी रिएक्ट करता है तो लॉरेन ऐसे बिहेव करती है एज इफ एंडी उन पे हमला कर रहा है, लेकिन एंडी तो बस अपना फोन वापस मांग रहा था। आगे हम लॉरेन को पाइपर पे नजर रखते हुए देखते हैं, देन ऑलिवर को एकदम क्रीपीली बिहेव करते देखते हैं। लॉरेन यहाँ अपने फोन पे बार बार वेदर प्रेडिक्शन चेक कर रही थी और प्रेडिक्शन में जल्द ही हेवी रेन की संभावना थी। अब उस रात एंडी नोटिस करता है कि लॉरेन अपने घर के बाहर वाले चेंबर में ऑलिवर को लेके जा रही थी। एंडी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो पाता है कि वो अपने पैंट में ही सूसू कर दिया था। नाउ दिस वाज वेरी एम्बैरेसिंग क्योंकि एंडी ऑलमोस्ट 18 साल का था और वो पहले ऐसा कभी किया नहीं था। हम समझ पाते हैं कि एंडी अब भी अपने पिता के गुजर जाने से ट्रॉमेटाइज था और वो बाथरूम देख के ही डर जा रहा था क्योंकि उसके पिता बाथरूम में ही खत्म हुए थे।
अब उस दिन एंडी के पिता की फ्यूनरल थी और यहाँ भी एंडी अपने पिता के शरीर को नहीं देख पा रहा था। पाइपर के पूछने पे वो बोल देता है कि हाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अपने पिता को देखने की हिम्मत नहीं थी। अब यहाँ लॉरेन चुपके से एंडी के पिता के सर के बाल को काट के रख लेती है। देन वो एंडी पे प्रेशर डालती है कि वो अपने पिता को देखे और उन्हें फाइनल गुड बाय किस दे। एंडी के लिए ये सब डिफिकल्ट था, स्टिल वो ऐसा करता है और सबके जाने के बाद लॉरेन भी एंडी के पिता के लाश को किस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर घर पे ही था और वो बार बार ग्लास डोर पे अपने हाथ पटक रहा था। वो कांच को तोड़ देता है जिससे उसके हाथों में भी चोट आती है। स्टिल वो बिना चोट की परवाह किए घर के बाहर वाले चेम्बर के पास जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अब ओलिवर इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ लॉरेन घर वापस आती है और वो एंडी एंड पाइपर के साथ थोड़ा पार्टी वाला माहौल बनाती है ताकि ये लोग अपने पिता के जाने के गम को भुला सके। लॉरेन यहाँ एंडी और पाइपर दोनों को पीने भी देती है एंड ये तीनों ठीक ठाक बॉन्ड करते हैं। एक पॉइंट पे ड्रंक हालत में एंडी और लॉरेन एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं, जहां लॉरेन बताती है कि वो अब भी अपनी बेटी केथी के खत्म हो जाने को भुला नहीं पाई है। वो अपनी बेटी के मुंह से एक और बार मॉम सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं एंडी शेयर करता है कि उसके पिता उसे मारते पीटते थे। जी हाँ, एंडी के पिता उसे वॉशरूम में ले जाके शावर ऑन करके पीटते थे ताकि किसी को इसकी आवाज ना आए। लेकिन एंडी के पिता पाइपर से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए क्योंकि पाइपर उनके दूसरे बीवी की बेटी थी जिन्हें वो पसंद करते थे। इसी सब वजह से एंडी बचपन में बदमाशी करता था ताकि उसे अपने पिता से अटेंशन मिल सके। और वो कुछ तो कांड भी किया था जब वो 8 साल का था। क्या कांड था वो अगेन आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ इन सब बातों के बाद एंडी सोने चला जाता है। अब एंडी के सोते ही लॉरेन एक मग में सुसु करती है। देन वो एंडी के पैंट पे ये सुसु डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, एंडी खुद अपना बेड वेट नहीं किया था, रादर लॉरेन ये सब कांड कर रही थी। लॉरेन यहाँ एंडी को मेंटली परेशान कर रही थी ताकि वो रिपोर्ट कर सके कि एंडी इज नॉट फिट फॉर गार्डियनशिप ऑफ पाइपर। इसके बाद लॉरेन एंडी के फोन को उसकी फेस आईडी से अनलॉक करती है और उसका पूरा फोन चेक करती है। तभी लॉरेन को ओलिवर की बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है और वो ओलिवर को पकड़ के उसे नहलाने ले जाती है। यहाँ वो ओलिवर से अजीब बातें कहती है, लाइक मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है बट डोंट वरी क्योंकि जल्द ही वो समय आ जाएगा जब तुम खा सकोगे। यहाँ ओलिवर भी अजीब तरह से लॉरेन को देख रहा था और एक पॉइंट पे तो लॉरेन को मिरर में ओलिवर की जगह एक डीमन दिखता है, जिसके बाद ये मिरर टूट जाता है। सो यस, ओलिवर नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर डीमन श्योरली है। खैर अगली सुबह लॉरेन जानबूझ के एंडी के कपड़े धोने की बात करती है एंड देन वो जानबूझ के पाइपर के सामने पॉइंट आउट करने लगती है कि देखो कैसे एंडी बेड पे ही सुसु कर दिया है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को लेके कहीं बाहर जाती है और घर में सिर्फ एंडी और ओलिवर थे। एंडी को यहाँ वॉशरूम में नहाने से ट्रॉमा होता है, इसलिए वो बाहर जाके नहाता है। देन एंडी ओलिवर के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है और उसे एक कैंटलोप यानी खरबूजा होता है ना, वो खाने को देता है। लेकिन दोस्तों ओलिवर तो खरबूजे की जगह चाकू ही चबा के खाने लगता है और इससे उसका पूरा मुंह कटने लग गया था। एंडी तुरंत ही ओलिवर को हॉस्पिटल चलने को बोलने लगता है और यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि लॉरेन के पूरे घर के चारों तरफ एक व्हाइट सर्कल बना हुआ था। अब जैसे ही एंडी ओलिवर को इस व्हाइट सर्कल के पास लाता है, ओलिवर अजीब तरह से रेजिस्ट करते हुए चिल्लाने लगता है। अब इससे पहले एंडी ओलिवर को सर्कल एरिया से बाहर लेके जाता, लॉरेन और पाइपर वापस आ जाते हैं और लॉरेन एंडी पे खूब चिल्लाती है और ओलिवर को तुरंत घर में लेके जाती है। लॉरेन ओलिवर को एक कमरे में ले जाती है और वहां वो VHS टेप पे कुछ रिचुअल जैसा देखने लगती है। अब दोस्तों ये वही रिचुअल्स लग रहे थे जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और इस रिचुअल में एक औरत को शांत करने के लिए उसके सर पे हैंड से सर्कल जैसा मोशन रब किया जाता है। लॉरेन भी ओलिवर के सर पे ऐसा ही करती है, मतलब सर्कल मोशन रब करती है, जिसके बाद सरप्राइजिंगली ओलिवर शांत हो जाता है। लॉरेन यहाँ ओलिवर को एंडी के पिता वाले बालों का गुच्छा खाने भी देती है जिसे ओलिवर खाने लगता है। ओलिवर के शांत होने के बाद लॉरेन इस सब के लिए एंडी को ब्लेम करती है और यहाँ हमें एक बात पता लगती है, दरअसल लॉरेन ही ये रिपोर्ट करने वाली थी कि एंडी फिट है कि नहीं फॉर गार्डियनशिप ऑफ पाइपर एंड ऑफ कोर्स लॉरेन तो एंडी को अनफिट ही घोषित करेगी। इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स को पूरी तरह लॉरेन पे शक होने लग जाता है कि वो नॉर्मल तो नहीं है और उसके अंदर कई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, लाइक लॉरेन का अपने डॉग को स्टफ करके रखना विच टेल्स अस कि वो पास्ट को लेट गो नहीं कर पाती है और उसकी बेटी केथी अब नहीं रही तो शायद उसी को लेके वो कुछ तो प्लान कर रही है। अब उस रात जब एंडी नहाने जाता है तो बाथरूम में ओलिवर आता है। एंडी ओलिवर की जगह अपने पिता को देखता है, मतलब ये एंडी का हेलुसिनेशन था और पिता कह रहे थे कि वो बारिश में मारी जाएगी। ये सब देख एंडी हड़बड़ा जाता है और वो बाथरूम में ही गिर जाता है। इससे उसके सर पे चोट आती है और उसे कॉन्कशन भी हो जाता है। अगले सीन में हम एंडी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो रिकवर कर रहा होता है और लॉरेन उससे मिलने आई होती है। एंडी लॉरेन को बताता है कि ओलिवर कह रहा था कि कोई तो बारिश में मरेगी। ये सुनकर लॉरेन ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसे इस बारे में कुछ तो पता है, लेकिन अगले ही क्षण वो इस बात को पलट देती है सेइंग
कि ये एंडी की हेलुसिनेशन होगी एज उसके पिता शावर में खत्म हुए थे, इसलिए उसे बारिश वगैरह जैसी या उसमें कोई मर रहा है ऐसे सोच आते हैं। खैर इसके बाद लॉरेन घर वापस आती है और अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। वो बारिश में पाइपर के साथ नाचती है, अच्छा टाइम स्पेंड करती है एंड देन पाइपर को अपनी बेटी केथी के कपड़े पहना देती है। लॉरेन यहाँ धीरे से अपना एजेंडा पुश करती है, सेइंग कि पाइपर को हमेशा उसके साथ ही रह जाना चाहिए। ये सुन के पाइपर कहती है कि वो और एंडी कुछ महीनों के अंदर ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो लॉरेन से वीकेंड पे मिलने आते रहेंगे। ये बात सुन के लॉरेन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो पाइपर को कुछ दिखाने की बात करती है। वो पाइपर को उसी घर के बाहर वाले चेम्बर या शेड में ले जाती है और वहां फ्रीजर में केथी की लाश थी। जी हाँ दोस्तों, लॉरेन अपनी बेटी की लाश को आज तक प्रिजर्व करके रखी थी और वो पाइपर को इसे टच करने को कहती है। पाइपर फील करती है कि ये तो मीट जैसा कुछ है, लेकिन पाइपर इसे देख नहीं पाती। अब अगले सीन में लॉरेन एंडी को घर वापस लाती है और यहाँ हम कुछ और बातें समझ पाते हैं। लाइक एंडी एक्सरसाइज करता था और क्रिएटिन लेता था, तो लॉरेन इस बात को नोटिस कर ली थी और उसके सप्लीमेंट स्टैक में शायद कुछ तो मिलाने लग गई थी। मतलब ऐसा कुछ जिससे एंडी का हार्मोन्स बढ़ जाए, वो गुस्से में आ जाए, अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। अब ये चीज क्लियरली दिखाई नहीं गई है, लेकिन जिस तरह से लॉरेन बिहेव कर रही थी, आई थिंक दिस इज ए पॉसिबिलिटी। नाउ आइडियली मुझे ये थियरीज में रखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। एनीवेज, उस रात लॉरेन कुछ भयानक करती है। वो खुद पर एंडी की बॉडी स्प्रे मार लेती है, देन पाइपर के कमरे में तब जाती है जब पाइपर सो रही थी। फिर लॉरेन पाइपर के फेस पे जोर से पंच करती है और भाग जाती है। ऐसे में पाइपर दर्द में चिल्लाते हुए उठती है, लेकिन उसे क्या स्मेल आती है? वेल, एंडी के बॉडी स्प्रे की। और ऐसे में पाइपर को लगता है कि उसे एंडी ही मार के भागा है। अगली सुबह लॉरेन बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम एंडी पे डाल देती है, सेइंग कि कल रात वो एंडी को पाइपर के कमरे में जाती देखी थी और एंडी ही पाइपर को चोट पहुंचाया है। ये सब सुन के एंडी एकदम बौखला जाता है और काइंड ऑफ कंट्रोल खोने लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ ड्रग्स जो कि लॉरेन उसके सप्लीमेंट्स में मिक्स कर रही थी। लॉरेन यहाँ ये तक कह देती है कि एंडी पता नहीं क्या सब खाता पीता रहता है, जिस वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ गए हैं और वो अग्रेसिव हो गया है। वो इस सब के लिए एंडी के पिता को ब्लेम करती है, सेइंग कि एंडी के पिता उसे मारते थे और अब एंडी अपनी छोटी बहन को सेम वे में मारने लगा है। लॉरेन ये इंप्लाई करना चाह रही थी कि एंडी पाइपर को लेकर जेलस फील करता है। पाइपर को नहीं पता था कि उसके पिता एंडी को मारते थे एंड दिस वाज अ शॉक फॉर हर। इनफैक्ट इस पॉइंट तक पाइपर को भी लगने लगा था कि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ एंडी ही है। अब इतनी सारी बातें सुनकर एंडी पूरी तरह से टूट चुका था और वो तुरंत ही अपने कार में यहाँ से निकल लेता है। अब इस पॉइंट पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर लॉरेन का प्लान क्या है और क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रही है। दरअसल लॉरेन पाइपर के शरीर में अपनी बेटी केथी की आत्मा को लाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के शुरुआत में जो हम रिचुअल्स वगैरह देखे थे वो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस की रिचुअल थी। नाउ लॉरेन इस रिचुअल को उन VHS टेप्स को देखकर फॉलो कर रही थी जो कि उसे कहीं से तो मिल गई होगी। ऐसे भी पहले सीन में हम देखे ही थे कि वो कल्ट वाले रिचुअल्स को रिकॉर्ड भी करते हैं। तो सबसे पहले लॉरेन एक डीमन तारिन को बुलाई है जिसे वो ऑलिवर के शरीर में डाल दी है। ऑलिवर लॉरेन का कोई फॉस्टर बेटा नहीं है, रादर वो तो उसे कहीं से किडनैप करके लाई है। यही वजह है कि ऑलिवर चुप रहता है और अजीब बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर डीमन तारिन है। नाउ तारिन को उस इंसान की लाश खिलानी होगी जिसे जिंदा करना है, यानी कि इस केस में केथी की लाश। तभी तो लॉरेन केथी की लाश को प्रिजर्व करके रखी है। नाउ केथी की आत्मा को किसी और शरीर में डालना होगा जो कि पाइपर का शरीर होगा, और इसके लिए पहले पाइपर को ठीक उसी तरह से खत्म करना होगा जैसे केथी खत्म हुई थी, यानी स्विमिंग पूल में डूब के, वो भी बारिश के टाइम, क्योंकि केथी बारिश के टाइम ही खत्म हुई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लॉरेन हैवी रेन का इंतजार कर रही थी। नाउ लॉरेन के प्लान में एंडी एक कांटे की तरह था, इसलिए वो एंडी को रास्ते से हटाना चाहती थी। अब आप पूछ सकते हैं कि केथी की आत्मा पाइपर में कैसे आएगी। वेल, इसके पीछे थियरी ये है कि इंसान के मरने के बाद भी उसकी आत्मा शरीर में काफी दिन तक रहती है। तो तारिन डीमन जब केथी के शरीर को खाएगा तो वो आत्मा को भी निगल लेगा एंड देन वो उस आत्मा को उल्टी करेगा, यानी स्पिट आउट करेगा इन पाइपर्स बॉडी। अब ऑलिवर जिसके शरीर में तारिन है वो बेचैन हो रहा था केथी को खाने के लिए, और इसीलिए वो बार बार घर के बाहर वाले शेड में जाने की कोशिश करता था। इन शॉर्ट, तारिन रेस्टलेस हो रहा था और लॉरेन परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रही थी फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ रिचुअल। सो आई होप इस पॉइंट तक आपको लॉरेन के मकसद के बारे में पता चल गया होगा। कमिंग बैक टू स्टोरी, लॉरेन पाइपर को गोल बॉल प्रैक्टिस वाली जगह पे छोड़ आती है ताकि घर पे वो अकेले रिचुअल की तैयारी कर सके। वहीं एंडी सीधा वेंडी के ऑफिस में जाता है और वहां वो एक मिसिंग बच्चे की पोस्ट पाता है। ये मिसिंग बच्चा और कोई नहीं बल्कि ऑलिवर था, जिसका ओरिजिनल नाम कॉनर बर्ड था। यानी वाकई में लॉरेन किसी रैंडम बच्चे को किडनैप करके उसके शरीर में तारिन डीमन को डाल दी थी। एंडी ये सब बात वेंडी को बताता है, लेकिन वेंडी ऑफ कोर्स एंडी की बात नहीं मान रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो वेंडी लॉरेन के साथ पहले काम कर चुकी थी और लॉरेन इस जगह की बेस्ट काउंसलर रही थी। दिस टेल्स अस कि लॉरेन की जब पहले बेटी थी तो वो काफी नॉर्मल औरत थी, वो अभी जाके ऐसी पागल हो गई है। नाउ दूसरी वजह ये थी ना भरोसा करने की कि लॉरेन अब तक एंडी के बारे में वेंडी से ढेर सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी कर चुकी थी।
इंक्लूडिंग दिस कि एंडी अपनी बहन को मारा है। एंडी यहाँ कहता है कि वो कभी भी अपनी बहन को मार नहीं सकता क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट जब एंडी 8 साल का था तब वो एक बार पाइपर को मारा था और यही वो कांड है जिसकी बात मैं कर रहा था। एंड उसी टाइम पे एंडी प्रॉमिस भी किया था कि वो कभी भी पाइपर पे हाथ नहीं उठाएगा। अब एंडी की बातें और डिस्प्रेशन देखकर वेंडी को लगता है कि शायद बंदा सच बोल रहा हो और इसीलिए वो लॉरेन के घर को एक बार चेक करने की सोचती है। बस फिर क्या था, दोनों कार में निकलते हैं और रास्ते में एंडी अपनी बहन पाइपर को वॉइसमेल भेजता है सेइंग कि लॉरेन मोस्टली इविल है और वो पाइपर को कभी हर्ट नहीं करेगा, भले ही उसके पिता उसे हर्ट करते थे। अब इस वॉइसमेल में वेंडी की आवाज भी कैप्चर हो गई थी जो कि एंडी को कंसोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर के अंदर का टारिन डीमन रेस्टलेस होता जा रहा था और वो घर में सब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए खाना शुरू कर दिया था। अब ओलिवर यहाँ सिर्फ खाने की चीज ही नहीं बल्कि टेबल फ्लोर जो दिख रहा है उसे ही खा रहा था। ओलिवर एक डीमन से कम नहीं दिख रहा था और जब लॉरेन घर आती है तो ओलिवर लॉरेन पे भी हमला करके उसके हाथ को बुरी तरह काट लेता है। लॉरेन किसी तरह ओलिवर को बाहर बंद करती है और ओलिवर खुद को ही खाना शुरू कर दिया था। लॉरेन यहाँ खून से सर्कल बना के ओलिवर को काम डाउन करने की कोशिश करती है। अब एक खराब बात यह होती है दोस्तों कि पाइपर की फोन लॉरेन के पास थी और वो वॉइस नोट सुन के समझ जाती है कि वेंडी और एंडी दोनों यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में वो तुरंत पूरे घर को क्लीन कर देती है और जब वेंडी यहाँ आती है तो वो सब कुछ एकदम नॉर्मल पाती है। लेकिन तभी वेंडी नोटिस करती है कि लॉरेन के हाथ से खून बह रहा था, मतलब काटा था ना ओलिवर वहीं से, और वेंडी इस बारे में उससे पूछती है। लॉरेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो एकदम से अपना कंट्रोल खोते हुए चिल्लाने लगती है कि उसे कैसे भी अपनी बेटी केथी को जिंदा करना है। इस पॉइंट पे वेंडी समझ जाती है कि लॉरेन वाकई मेंटली अनस्टेबल है और वो बाहर भागती है। बाहर एंडी वेंडी को शेड दिखाता है जिसके अंदर केथी की लाश पड़ी थी और ओलिवर इस लाश को खाने लग गया था। ये देख वेंडी और एंडी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी लॉरेन अपनी कार से दोनों को ही ठोक देती है। इस टक्कर में वेंडी तो तुरंत ही खत्म हो जाती है और एंडी बुरी तरह से चोटिल होकर वहीं गिर गया था। लॉरेन कार से बाहर आके एंडी को पास ही के एक वाटर पडल में डुबो के खत्म कर देती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को घर वापस लेके आती है। इस पॉइंट पे ओलिवर एंडी को भी थोड़ा खा लिया था और इसलिए वो एंडी की आवाज में बोल के पाइपर को अपनी तरफ बुलाता है। पाइपर ओलिवर को टच करके समझ जाती है कि ये तो एंडी नहीं है और यहाँ पाइपर को शक हो जाता है। शक इसलिए क्योंकि लॉरेन से बताई थी कि ओलिवर के लाल कर्ली हेयर्स हैं, जबकि पाइपर जब ओलिवर के हेड को टच करी तो वहां बाल थे ही नहीं। ऐसे में पाइपर तुरंत भागती है और खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है। लॉरेन चिल्ला चिल्ला के पाइपर को बाहर बुलाती है लेकिन पाइपर बाहर नहीं जाती। तभी पाइपर फील करती है कि बाथरूम में एंडी की लाश है। जी हाँ दोस्तों, इससे पाइपर टूट जाती है और एन मौके पे लॉरेन भी ब्रेक इन कर लेती है। इस पॉइंट पे लॉरेन फाइनली अपना इविल प्लान बताती है और वो क्लियरली कह देती है कि वो पाइपर को डुबो के खत्म करना चाहती है। ये सुन के पाइपर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो देख नहीं सकती थी तो वो दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को खींच के पूल में ले जाती है और उसे डुबाना शुरू करती है। डूबते हुए पाइपर को होश आता है और वो किसी तरह पानी में ऊपर आती है और मम चिल्लाती है। मम बोले तो मॉम, और मॉम सुन के लॉरेन को ऐसा लगता है मानो पाइपर उसे ही मॉम बोल रही है और इस मोमेंट में लॉरेन फ्रीज कर जाती है। लॉरेन को काइंड ऑफ अंदाजा हो जाता है कि वो कितना गलत कर रही थी या फिर उसके अंदर ममता वाली फीलिंग आई होगी जिससे वो रुक गई। और इसी ब्रीफ मोमेंट का फायदा उठा के पाइपर पूल से निकलती है और गिरते पड़ते यहाँ से बाहर भागती है। वहीं लॉरेन अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश को पूल में लेकर आती है। ओलिवर जिसके अंदर टारिन है और जिसका रियल नेम कॉनर बर्ड है, वो तो रिचुअल के लिए तैयार था लेकिन पाइपर के भागने से वो भी पाइपर के पीछे भागता है। पाइपर भागते हुए रोड तक जाती है जहाँ एक कार वाले कपल उसे रेस्क्यू करते हैं। वहीं पजेस्ड ओलिवर भी घर के व्हाइट सर्कल से बाहर जाता है जिससे उसके अंदर का डीमन निकल जाता है। अब जो कपल पाइपर को रेस्क्यू किए थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस इस एरिया में आती है। पुलिस यहाँ कॉनर बर्ड को रेस्क्यू करती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था लेकिन हाँ एटलीस्ट अब वो नॉर्मल हो चुका था। देन पुलिस लॉरेन के घर जाती है जहाँ लॉरेन अपनी बेटी केथी की आधी खाई हुई लाश को लेकर पूल में बैठी होती है। पुलिस यहाँ लॉरेन को घेर लेती है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रिंग हर बैक फिल्म की एक्सप्लेनेशन और ये कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब अगर हम रिचुअल की बात करें तो फिल्म में जो रिचुअल दिखाया गया है वो एक ऐसे प्रोसेस को शो करता है जिसमें एक डीमन के जरिए एक इंसान की आत्मा को ट्रांसफर करने की कोशिश होती है। लॉरेन केथी की आत्मा को पाइपर के बॉडी में ट्रांसफर करना चाहती थी और इसके लिए पहले केथी की प्रिजर्व डेड बॉडी को डीमन टारिन को खिलाया जाता है जिससे डीमन उसकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर डीमन उस एब्जॉर्ब्ड आत्मा को नई बॉडी में यानी पाइपर के बॉडी में डाल देगा। लॉरेन ये सब कुछ VHS टेप्स को देख के सीख रही थी एंड द क्वेश्चन हियर इज कि इन टेप्स को बनाया कौन? वेल, कुछ कल्ट वाले लोग बनाए होंगे जो कि इस तरह की भयानक रिचुअल प्रैक्टिस करते होंगे। इस कल्ट के बारे में हमें फिल्म में कुछ नहीं बताया गया है, बस स्टार्टिंग में कुछ विजुअल्स देखने को मिले एंड देन कुछ और विजुअल्स हम देख पाए थे VHS टेप्स के थ्रू। वैसे
जैसे इन विजुअल्स में हमें एक बात क्लियरली देखे थे कि ये लोग रिकॉर्डिंग करते थे, यानी वीडियो बनाते थे, और हो सकता है इन टेप्स को वो बेचते हो बहुत हाई कॉस्ट पे। ना घर के आसपास जो एक व्हाइट सर्कल बनाई गई थी वो काइंड ऑफ रिचुअल वाली सर्कल थी, जिसके अंदर ही रिचुअल वर्क करेगी, क्योंकि जैसे ही कॉनर बर्ड या ओलिवर सर्कल से बाहर जाता है तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और डीमन तारिन उसके अंदर से निकल जाता है। ऑल्दो उसको जो इंजरीज हुई है वो इंजरीज तो रहेगी। नाउ वी टॉक अबाउट डीमन तारिन, उसका नाम किसी नॉन वेस्टर्न या ईस्टर्न माइथोलॉजी में डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, कम से कम इस स्पेलिंग के फॉर्म में तो नहीं है, मैंने जो गूगल किया उससे मुझे नहीं मिला। लेकिन तारिन नाम का एक सिंबॉलिक वेट हो सकता है या किसी ओल्ड ऑकल्ट या डिमोनिक नेम का वेरिएशन भी हो सकता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि इसे कंप्लीटली फिल्म के लिए ही क्रिएट किया गया है एज अ फिक्शनल एंटिटी। वैसे इसका बिहेवियर काफी हद तक वेंडिगो जैसा है, था ना एक मिथिकल क्रीचर जो फ्लैश खाता था और जिसका नेचर इनसेशिएबल होता है। ओलिवर का सब कुछ खाना जैसे फ्रूट्स, नाइफ्स, टेबल्स इस हंगर को रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स पॉसिबल कि तारिन का इंस्पिरेशन मल्टीपल डिमोनिक लोर से लिया गया हो, लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो आत्मा को कंज्यूम करके किसी और के शरीर में डाल सकता है। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो सकता है और वो किसी पे अटैक कर सकता है, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो मूवी की शुरुआत में हम जो से मिलते हैं और वो रात को अपने घर से भागने की कोशिश कर रही थी। जो के जाने की आवाज सुन के उसकी मां लिलिथ भी नींद से उठ जाती है। अब जो अपने घर से निकल के एक होटल की तरफ जा रही थी और रास्ते में जो को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। ना होटल के बाहर हम जो को अपने बॉयफ्रेंड मनु से मिलते देखते हैं और मनु नोटिस करता है कि जो थोड़ा सा डरी हुई है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि आज रात ये इसी होटल में स्टे करने वाले हैं ताकि वो अगली सुबह की बोट लेकर यहाँ से बाहर जा सके। इस पॉइंट पे मनु जो से पूछता है कि क्या उसने अपनी मॉम को यहाँ आने की बात बताई है, जिसपे जो उसे ना में जवाब देती है और उससे कहती है कि अगर उन्हें पता चल भी गया होगा तो भी वो उसके पीछे नहीं आती, एज उन्हें रात में बाहर जाना पसंद नहीं है। जो मनु से कहती है कि उसकी माँ अभी भी काफी सुपरस्टिशियस है और उन्हें बचपन से कई ऐसी कहानियां सुनाया करती थी जिन पे वो आज भी भरोसा करती है। जो आगे बताती है कि क्योंकि उनकी माँ नन्स के साथ रहकर बड़ी हुई थी इसीलिए वो इतनी सुपरस्टिशियस है। अब यहाँ मनु को जो की ये बातें ठीक से समझ में नहीं आती और उसके पूछने पे जो उसे बताती है कि एक रात जब उसको 3 बजे घर के डोर पे किसी के खटखटाने की आवाज आई थी तब उसने अपने माँ के कई बार वार्न करने के बावजूद भी दरवाजा खोल दिया था, जिससे उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्होंने कहा था कि वो एंटिटी अब जो को 3 दिन में अपने साथ ले जाएगी। जो बताती है कि दरवाजा खोलने पे उसे बाहर कोई भी नहीं दिखा था, लेकिन अचानक उसे एक अदृश्य शक्ति महसूस जरूर हुई थी। अब ये सब सुन मनु जो से पूछता है कि क्या वो भी इन कर्स वाली बातों पे यकीन करती है। मनु जो को समझाने की कोशिश करता और उसे याद दिलाता है कि कैसे उसकी सिस्टर जेमी कहा करती थी कि उसकी माँ पहले से ही थोड़ी अनस्टेबल थी और उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई थी और शायद इसीलिए जेमी भी घर छोड़ के चली गई। मनु कहता है कि शायद लिलिथ के साथ रहने के कारण तुम भी थोड़ा इफेक्ट हो चुकी हो, इसलिए इन सब बातों पे भरोसा करने लगी हो। खैर इसी बीच जो की तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ पे मनु को लगता है कि शायद लंबे समय तक भूखे रहने के कारण जो की तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में मनु खाना लाने चला जाता है, लेकिन जो नहीं चाहती थी कि मनु उसे छोड़ के अकेला जाए। ना मनु के जाने के थोड़ी देर बाद जो को डोर पे नॉक की आवाज सुनाई देती है और वो मनु को आवाज लगाती है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। वो पिन होल से चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही जो वहां से जाने लगती है उसे फिर से नॉक सुनाई देता है, लेकिन इस बार जो को कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। इनफैक्ट रूम की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती है। जो डर के बाथरूम में छिप जाती है और मनु को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी उसे बाथरूम के डोर पर नॉक की आवाज सुनाई देती है और वहां की लाइट भी बंद हो जाती है। इस पैनिक सिचुएशन में जो की हाथों से उसका फोन गिर जाता है और जो डरते हुए अपने पीछे लगे मिरर पे देखती है। अब यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि जो की आंखें व्हाइट हो रही थी और जो डर के चिल्लाने लगती है। अब यहाँ से सीन कट होके जेमी पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो बोट से वापस अपने घर सैन सेबेस्टियन आ रही थी और हम उसे जो के लास्ट मैसेजेस को पढ़ के गिल्टी फील करते हुए देखते हैं। यहाँ जेमी को उसके अंकल जुन पिक करते हैं, जो जेमी के पिता के भाई थे। रास्ते में ये दोनों जो की मौत के बारे में बात करते हैं, जहाँ जुन जेमी को बताते हैं कि पुलिस ने जो वाली केस को खुद करने वाला केस बताया है। वैसे जुन खुद इस मौत का ब्लेम मनु पे डाल रहे थे और वो जेमी पे भी गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि जेमी ने मनु और जो के साथ होने वाली बात सबसे छिपाई थी। जेमी उनसे पूछती है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि जो की मौत मनु की वजह से हुई है, और ये सुन जुन समझ जाते हैं कि जेमी अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी। वो जेमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि लिलिथ को बस उन सब का फिक्र है, बाकी और कोई बात नहीं है। एनीवेज हम आगे इन्हें एक घर के पास रुकते हुए देखते हैं, जहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग सैन सेबेस्टियन आइलैंड की
सबसे पुरानी घरों में से एक है और ये एक कैथोलिक डॉर्मेट्री हुआ करती थी जहाँ नन्स रहती थी। खैर फाइनली ये दोनों घर पहुंचते हैं और जुन जेमी को समझाते हैं कि वो इस वक्त लिलिथ से कोई लड़ाई न करे, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेमी और लिलिथ के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। इनफैक्ट यहाँ लिलिथ भी जेमी को आते देख कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। अब जेमी जो कि यहाँ फ्यूनरल को अटेंड करने आई थी, वो कास्केट में रखी जो की बॉडी को देख इमोशनल होती है और तभी उसे अपना छोटा भाई जूलियस नजर आता है। जूलियस जेमी को देखकर भाग के अपने कमरे में चला जाता है और जेमी भी उसके पीछे जाती है। और जूलियस को हम अपने कमरे में एक जार को लिए बैठे हुए देखते हैं और जेमी को आता देख वो उसे बताता है कि एक मॉथ जार से मिसिंग है। मैं आपको बता दूं कि इसे मूवी की शुरुआत में घर में घूमते हुए देखते हैं। नाउ जेमी ये सुन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसे कमरे में रखा एक बॉक्स दिखता है जिसमें जो ने उनकी पुरानी फोटोज वगैरह संभाल के रखी थी। जेमी उसे देख इमोशनल होती है और जूलियस उससे कहता है कि जो ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जूलियस आगे कहता है कि इवन तो सब उससे जो की मौत का रीजन छिपा रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि जो को कुमा काटोक ले गया है। अब दोस्तों कुमा काटोक का ओरिजिन फिलिपिनो फोकलोर से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम मूवी के एंड में डिटेल में बात करेंगे। हर जूलियस उसी एंटिटी की बातें कर रहा था जिसके बारे में जो ने मूवी के स्टार्ट में मनु को बताया था। जेमी जूलियस की बातें सुन अपसेट हो जाती है और उसे अपनी मॉम की बातों पे भरोसा करने से मना करती है। अब शाम को हम जेमी को किचन में अपनी माँ की हेल्प करते हुए देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच जो की मौत को लेकर बहस हो जाती है। जेमी लिलिथ से कहती है कि जो उनकी कर्ज की कहानियां सुन सुनकर पागल हो चुकी थी, इसीलिए वो की। ये सुन लिलिथ गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ जूलियस आकर इन्हें रोकता है और बताता है कि मनु फ्यूनरल अटेंड करने आया है। इसे सुन लिलिथ गुस्से में मनु के पास जाती है और उस पर जो की मौत का इल्जाम लगाने लगती है। लिलिथ के हिसाब से अगर मनु जो को उस दिन अकेला छोड़ के नहीं गया होता तो जो आज जिंदा होती। इसी बीच लिलिथ की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देख जुन मनु को यहाँ से जाने कहता है। जेमी को हम मनु के पीछे जाते हुए देखते हैं और मनु से कहता है कि पहले उसे भी लगता था कि जो भी लिलिथ की तरह अनस्टेबल होती जा रही है, लेकिन अब उसे भी लगता है कि कर्ज वाली बात सच है और अब कुमा का टोक उसे भी मार देगा। तो मनु के वहां से जाने के बाद जेमी जुन से कहती है कि उन्हें मनु की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मनु कुछ स्टेबल दिख नहीं रहा। इस पर जुन कहता है कि मनु की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। अब जेमी जुन से लिलिथ की तबीयत के बारे में भी पूछती है, जिसपे जुन बताता है कि लिलिथ हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेती है। रात को हम जेमी को जो के कास्केट के पास देखते हैं, जहाँ जो के नेक पे एक कट का निशान दिख रहा था। जेमी जो को देख के रोने लगती है, तभी उसे डोर पे नॉक की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही जेमी डोर को ओपन करने जाती है, लिलिथ उसे ऐसा करने से रोक लेती है, बट जेमी कहती है कि ये पक्का अंकल जुन है और वो दरवाजा खोल देती है। बाहर सच में जुन खड़ा होता है जो लिलिथ की मेडिसिन देने आया था। अब अगली सुबह हम सभी को जो के बरियल के लिए रेडी होते देखते हैं और जेमी यहाँ जूलियस को बताती है कि वो कल वापस जाने वाली है। इनफैक्ट यहाँ वो जूलियस को भी थोड़े दिनों के लिए अपने साथ चलने को कहती है। अब पहले तो जूलियस मना कर देता है, सेइंग कि माँ इसके लिए राजी नहीं होंगी, पर जेमी के इंसिस्ट करने पे वो उन्हें मनाने की बात कहता है। अब सीन शिफ्ट होकर सिमेट्री पे जाता है, जहाँ बरियल सेरेमनी के बाद जूलियस अपनी माँ से जेमी के साथ जाने वाली बात कहता है। इस पे लिलिथ उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। सभी बरियल के बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जेमी ग्रेव के पास थोड़ी देर रुकने की बात कहती है। तभी वहाँ मनु भी आता है और वो जेमी के सामने रोते हुए बताता है कि वो जो से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे जो को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया गया। तभी अचानक मनु को जो के ग्रेव से नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुन वो डर कर वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात हम जेमी को अपने कमरे में एक नाइटमेयर से उठते हुए देखते हैं, जिसमें उसे जो की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी। जेमी को उठने पे अपने कमरे में फिर से जो की स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन उसे लगता है कि वो हैलुसिनेट कर रही है और ऐसे में वो वापस सोने चली जाती है। खैर तो अगली सुबह जेमी जूलियस को लेकर वापस जाने के लिए निकलती है, जहाँ जूलियस बड़ी मुश्किल से अपनी मॉम को गुड बाय करता है। अब जूलियस के जाने के बाद हम लिलिथ को भी रोते हुए देखते हैं और अचानक लिलिथ को घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जो की तरफ देखते हुए उसे जेमी और जूलियस का ख्याल रखने कहती है। अब सीन जेमी पे शिफ्ट होता है और हम उसे उसी होटल में आते हुए देखते हैं जहाँ जो की मौत हुई थी। जूलियस उसे होटल में रुकता हुआ देख उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों रुक रही है, जिसपे जेमी उसे थोड़ा रूडली जवाब देती है। वैसे आगे जेमी रूडली बात करने के लिए माफी भी मांग लेती है। तो अब जूलियस जेमी से पूछता है कि आखिर मॉम और उसके बीच ऐसा क्या हो गया जिससे वो दोनों एक दूसरे पे इतने नाराज हैं। जेमी जूलियस को बताती है कि उनके डैड के गुजर जाने के बाद उनकी माँ और भी ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गई थी। बेसिकली जब उनकी माँ जूलियस को लेकर प्रेग्नेंट थी, तब एक दिन उनके और डैड के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी और अगले दिन ही डैड खुद को खत्म किए थे। लेकिन उनकी मॉम को लगता है कि
कुमा कटोक नाम का एंटिटी डैड की जान लिया है, बट जेमी को ऐसा नहीं लगता। बेसिकली जेमी के हिसाब से उनकी मॉम ये कहानी इसलिए बना रही है ताकि लोग उन पर उनके पिता की मौत का ब्लेम न डालें। जूलियस ये सुन जेमी से कहता है कि उसे इस कहानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज उनकी मॉम ने ये बस डैड की मौत को एक्सेप्ट करने के लिए किया है। इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे जूलियस वापस घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम खराब होने पर वो आज रात यहीं रुकने का डिसाइड करता है। अब आधी रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब जेमी को डोर पे नॉक करने की आवाज आती है और चेक करने पे उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन हम उसी अदृश्य शक्ति को जूलियस की ओर आते हुए देखते हैं जैसे जो ने महसूस किया था। तभी जेमी को होटल के हॉलवे से कुछ आवाजें आती हैं और उसे फ्लोर में कुछ स्टेन दिखाई देता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी कमरे के पास पहुंच जाती है जहां जो की मौत हुई थी। जेमी रूम का डोर खुला हुआ देखती है और अंदर जाने पे उसे बाथरूम में मनु ट्रांस जैसे स्टेट में अपने आप से बातें करता हुआ दिखाई देता है। जेमी की आवाज लगाने पे मनु होश में आता है और वो जेमी को बताता है कि वो एंटिटी उसे अपने पास बुला रही है। इनफैक्ट उसे अभी भी जो दिखाई और सुनाई देती है। तो मनु की ऐसी खराब हालत देख जेमी उसे आज रात अपने साथ रुकने के लिए कहती है और मनु जेमी को बताता है कि जो के इंसिडेंट के बाद उसे भी एक रात अपने डोर पे वही नॉक सुनाई दी थी और तभी से उसे ऐसे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। तभी अचानक ही मनु को बाथरूम के मिरर में जो की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। मनु की आवाज सुन जूलियस भी उठ जाता है और जेमी मनु को संभालते हुए उसे आराम करने के लिए कहती है। अब अगले दिन जेमी नोटिस करती है कि जूलियस कमरे में नहीं है और शायद वो घर वापस चला गया होगा। जेमी और मनु जूलियस के पीछे घर पहुंचते हैं, जहां हम जूलियस को देखते हैं जिसकी बारिश में भीगने के कारण तबीयत खराब हो गई थी। लिलिथ यहाँ जेमी और मनु को देख गुस्सा हो जाती है और वो जेमी को यहाँ से जाने कहती है, जिसपे जेमी काफी अपसेट होती है। मनु भी जेमी को ये जगह छोड़ के जाने को कहता है क्योंकि अब उसे भी ये लगता है कि ये जगह सच में कर्स्ड है। यहाँ हम दोनों को जो की बातें करते हुए इमोशनल होते देखते हैं और जेमी मनु से पूछती है कि क्या कल रात वो उनके डोर पे नॉक किया था। मनु ये सुन डर जाता है और वो जेमी से कहता है कि उसे तो पता तक नहीं था कि जेमी और जूलियस उसी होटल में रुके हैं। मनु डरते हुए वहां से चला जाता है और जेमी उसके पीछे मनु के घर जाती है। अब वहां जेमी को घर के एक कमरे में मनु दिखाई देता है जो अपना सिर दीवार पे मार रहा था। जेमी को देख मनु चिल्लाने लगता है और तभी जेमी कमरे में लंबे से एंटिटी को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि कुमा कटोक था। जी हाँ दोस्तों, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जेमी मनु को बचाने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और हम डोर को अपने आप खोलते हुए देखते हैं, जहां जेमी मनु को मृत अवस्था में पाती है। इनफैक्ट मनु की भी आंखें जो की तरह व्हाइट हो चुकी थी। खैर तो उस रात पुलिस मनु के मृत शरीर को ले जाते हैं और यहाँ अंकल जुन भी मौजूद थे जो जेमी को देख अपसेट थे। जुन जेमी को अपने साथ सेमेट्री में लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे उसके पिता की मौत के बाद उसे भी एक रात नॉक की आवाज आई थी। इनफैक्ट उन्होंने भी डोर को खोला और इसके कारण कुमा कटोक ने उनकी जगह उनकी वाइफ की जान ले ली। जुन बताते हैं कि कुमा कटोक 3 दिन डोर पे नॉक करता है और डोर ओपन करने पर तीसरे दिन के बाद वो उसी परिवार से किसी एक की जान ले लेता है। इस कर्ज को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि अगली बार कुमा कटोक के आने पे जुन अपने आप को उसके हवाले कर दे। जेमी जुन की बात सुन परेशान हो जाती है और उन्हें ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, लेकिन जुन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सुन जेमी वहां से गुस्सा होकर वापस होटल चली जाती है और रात को सोते वक्त जो की स्पिरिट उसे दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो होटल के रूम डोर के पास आती है जहां कुमा कटोक उसे हॉन्ट करता है। खैर अगली सुबह हम जूलियस को घर पे अकेला देखते हैं, जहां उसे वही मिसिंग मॉथ दिखाई देता है। इसके पीछे जाने पे जूलियस को घर के अंदर कुमा कटोक दिखाई देता है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है। तभी वहां जेमी आती है और जूलियस को अपने साथ चलने कहती है, पर जूलियस घर के बाहर कुमा कटोक को नोटिस करता है और दोनों डर के उससे छिपने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पे कुमा कटोक इनके पीछे घर के अंदर आता या आती है और इन्हें हॉन्ट करती है। तभी वहां जुन आते हैं, जिससे ये दोनों अपनी जान बचाकर घर के बाहर जाते हैं। जुन इन्हें साथ अपने घर लेकर आता है और थोड़ी देर बाद हम लिलिथ को भी वहां आते हुए देखते हैं। लिलिथ को देख जेमी रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है और हम दोनों को बॉन्ड करते देख पाते हैं। यानी कि दोस्तों इस पॉइंट तक जेमी को भी यकीन हो गया था कि ये कुमा कटोक का कर्ज जो है वो सच है। लिलिथ जेमी को पुराने फोटोज दिखाते हुए उसी ओल्ड कैथोलिक डॉम के बारे में बताती है कि यहाँ जापानीज एरा के वक्त कुछ अमेरिकन सोल्जर्स एक रात हेल्प मांगते हुए आए थे और वहाँ रहने वाली नन्स ने उनकी मदद की थी, लेकिन एट द एंड सोल्जर ने नन्स को भी मार दिया। ये स्टोरी बताते हुए लिलिथ की तबीयत फिर खराब होने लगती है और वो जेमी से कहती है कि वो अपनी मेडिसिन अपने साथ नहीं लाई है। लिलिथ जेमी को उसकी चिंता न करते हुए सोने जाने के लिए भी कहती है। नौ रात को हम जेमी के सपने में जो को उसी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और ऐसे में वो अकेले ही वहां जाने का डिसाइड करती है। जेमी को बाहर जाते हुए जुन देख लेते हैं, जिसपे जेमी उन्हें झूठ बोल देती है कि वो अपनी मॉम की मेडिसिन लेने घर जा रही है। जुन उसे कहते हैं कि जेमी की जगह वो दवाइयां लेकर आएंगे और उनके आने तक जेमी और बाकी सब घर से बाहर ना जाए। जुन के वहां से जाते ही जेमी भी बाहर जाती है और डोर के बंद होने की आवाज से हम लिलिथ को जागते हुए देखते हैं। नाउ सीन शिफ्ट होकर जेमी को बिल्डिंग में एंटर करते हुए दिखाता है, जहां जेमी नोटिस करती है कि यहाँ पे किसी ने रिचुअल किया हुआ था, जहां दीवार पे भी ये लिखा हुआ
था कि वो एंटिटी यहाँ नहीं आ सकता। जेमी आगे बढ़ने पे कई सारे वुड से बने क्रॉस को देखती है और उसे अपने पीछे एक रस्सी का अभी दिखाई देता है। इसी बीच लिलिथ भी यहाँ आ जाती है और जेमी उनसे बताती है कि ये बिल्डिंग उसे अपने पास बुला रही थी, इसलिए जेमी यहाँ आई है। जेमी लिलिथ से कहती है कि शायद यहाँ कोई रहकर कुमा कटोक से बचने के लिए रिचुअल कर रहा था। इस पे लिलिथ जेमी को समझाने की कोशिश करती है कि कुमा कटोक के कर्ज से अकेले नहीं बचा जा सकता। लिलिथ उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी उन्हें कुमा कटोक बिल्डिंग के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों डर के एक दूसरे कमरे में छिपने चली जाती है, लेकिन कुमा कटोक वहाँ भी डोर को नॉक करने लगता है। जेमी कमरे के विंडो को तोड़ वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो लिलिथ को अपने पीछे आने कहती है, लेकिन लिलिथ ऐसा नहीं करती और वो जेमी को यहाँ से जाने कहती है। लिलिथ उससे कहती है कि कुमा कटोक किसी की जान लिए बिना शांत नहीं होगा, इसलिए उन्हें यहाँ अपनी जान देनी होगी। जेमी ये सुन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, बट लिलिथ डोर ओपन कर देती है और हम कुमा कटोक को उसे अपने साथ ले जाते हुए देखते हैं। अब अगली सुबह हम लिलिथ का मृत शरीर उसी बिल्डिंग के अंदर देख पाते हैं। यहाँ से सीन लिलिथ के फ्यूनरल पे आता है, जहाँ जुन जेमी से नाराज था क्योंकि उसने दवाई वाली बात झूठ कही थी, जिससे आज जुन की जगह लिलिथ की जान चली गई। ये सब सुन हम जूलियस को वहां से उठकर अपने कमरे में जाते हुए देखते हैं, जहां वो अपने जार में रखे हुए मौत को आजाद कर देता है। और जेमी के आने पे वो उससे पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ से मनीला चले जाना चाहिए, जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेमी जूलियस को कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसी रात हम जुन और जेमी को बात करते हुए देखते हैं, जहां जुन उससे कहता है कि उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कुमा कटोक ने जेमी के डोर पे क्यों नॉक किया था, क्योंकि जेमी ने तो जो को आखिरी बार देखा भी नहीं था। खैर जुन जेमी को बताता है कि कैसे लिलिथ हमेशा से चाहती थी कि जेमी उसके पास वापस आ जाए और एट द एंड उसकी इच्छा पूरी हो गई। जेमी ये सुनकर थोड़ा उदास होती है और जुन वहां से चले जाते हैं। अब हम जूलियस को अपने कमरे में देखते हैं, जो अपनी मॉम को मिस कर रहा था और अचानक से विंडो पे एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है। वहीं नीचे जेमी को किसी का फोन आता है, जिसे उठाने पे उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो जेमी को डोर ओपन ना करने के लिए कहती है। तभी जेमी को डोर पे नॉक की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो अपने मॉम के कास्केट को नोटिस करती है, जो कि अब खाली था। तभी अचानक जेमी अपने पीछे लिलिथ की स्पिरिट को देखती है और ऐसे में वो डर के घर का डोर ओपन कर देती है। ऐसा करते ही कुमा कटोक जेमी पे हमला कर देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नॉकटर्नो मूवी की एक्सप्लेनेशन, और चलिए अब हम कुछ थियरीज पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुमा कटोक एंटिटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो कुमा कटोक, जिसे कई लोग कामा कटोक भी कहते हैं, ये फिलिपिनो फोकलोर से संबंधित काफी फेमस एंटिटी है, जो आधी रात में लोगों के दरवाजों पे नॉक करती है और जो कोई भी डोर ओपन करता है उसे कामा कटोक अपने साथ ले जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो मूवी का नाम नॉकटर्नो रखा गया है, जिसका मीनिंग होता है निशाचर या रात में शिकार करने वाला। ओल्ड फोकलोर में कुमा कटोक के अपीयरेंस को ठीक वैसा ही दिखाया गया है जैसा फिल्म में हम थोड़ा बहुत देख पाए। मतलब ये एक लंबी एंटिटी होगी जो कि वेल पहने हुए डिस्क्राइब की गई है। कुमा कटोक या फिर कामा कटोक को ओमेन ऑफ डेथ कहा जाता है, यानी कि जरूरी नहीं कि यही राक्षस मारेगा, लेकिन ये जहां होगा वहां मौतें होंगी। एज यू नो फोकलोर में अलग अलग चीजें होती है, जहां कई बार ये कहा गया है कि कुमा कटोक ही मौत लाता है, मतलब वही मारता है, एंड कई जगह कहा गया है कि वो बस मौत का ब्रिंगर है। इस फिल्म के अंदर इस फोकलोर को केवल सैन सेबेस्टियन से जुड़ा हुआ कर्ज दिखाया गया है और इसलिए कई लोग इस जगह को छोड़ के यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल मनु के पेरेंट्स यहाँ से बाहर गए थे, जेमी यहाँ से बाहर गई थी, वगैरह वगैरह। अब हम मूवी के एंडिंग की बात करें तो यहाँ कुमा कटोक या कामा कटोक एक नहीं बल्कि जुन को छोड़ सभी फैमिली मेंबर्स की जान ले लेता है। मतलब जेमी और उसका भाई बचे थे, पर जेमी पे हमला किया है, भाई को भी शैडोज देखा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो दोनों भी मारे ही गए होंगे। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जेमी के पिता की मृत्यु के बाद कुमा कटोक जुन के डोर पे नॉक किया था, लेकिन जुन की जगह उसकी वाइफ वहां मारी गई थी, जिससे ये चेन टूट गया और कुमा कटोक लिलिथ की फैमिली के पीछे पड़ा एंड एट द एंड उसने सभी की जान ले ली। इसलिए जुन जेमी से अपने आप को कुमा कटोक के हवाले करने की बात कर रहा था ताकि ये इनके फैमिली के पीछे से हट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जिस वजह से आई गेस इनकी पूरी फैमिली ही काइंड ऑफ खत्म हुई। बट अगेन ये मेरी अजम्पशन है क्योंकि मूवी के अंदर कई चीजों का जवाब दिया ही नहीं गया है। इनफैक्ट हमें यहाँ कैथोलिक डॉम भी दिखाया गया था, जिसे देखकर मुझे लगा था कि एंड में कुमा कटोक का इससे कुछ तो कनेक्शन निकलेगा, मतलब वहां जो मौतें हुई थी नन्स की, उसका कुछ तो संबंध होना चाहिए। बट सैडली ये सारी चीजें फिल्म में हमें बताई नहीं गई। इनफैक्ट हमें ये तक नहीं बताया गया कि अंकल जुन के साथ एंड में क्या हुआ। तो या तो ये बैड राइटिंग एंड डायरेक्शन है जहां हमें चीजें नहीं पता चली, या फिर मूवी की सेकंड पार्ट आ सकती है जहां हमें इन सारी चीजों का जवाब मिले। अब ये तो एक पीओवी थी, यानी कि यहाँ पे कुमा कटोक ये एंटिटी सही में है जो कि इनके फैमिली की जान ले रहा है, लेकिन एक दूसरी थियरी भी एग्जिस्ट करती है जो कि मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। इस थियरी के हिसाब से कुमा कटोक या कामा कटोक है ही नहीं बल्कि लिलिथ के परिवार में मेंटल इलनेस की हिस्ट्री रही है। ये बात फिल्म में कई जगह हाईलाइट करी गई है और यही वजह हो सकती है कि लिलिथ के पति मारे गए, देन लिलिथ भी मरी, जो भी मरी, और इन द एंड जेमी का भी वही हश्र हुआ। इनफैक्ट वी कैन अज्यूम कि इस एनवायरनमेंट में रह के जेमी का भाई भी वैसा ही हो गया और वो भी खुद
किया। यानी कि पुलिस जो बातें बता रही थी कि ये लोग कर रहे थे, दैट वाज ट्रू, लेकिन फिल्म में हमें मेंटल इलनेस को एक एंटिटी की तरह दिखाया गया है। ऑल्दो दिस थियरी डज नॉट एक्सप्लेन कि मनु क्यों खत्म हुआ होगा। I mean, उसके अंदर हमें किसी तरह की मेंटल इलनेस देखने को नहीं मिली थी, बट इट माइट बी पॉसिबल कि जो के मरने के बाद मनु बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ होगा। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये टाउन ही ऐसा डिप्रेसिंग टाउन है जहां लोगों के साथ बुरी चीजें होती रहती हैं और वो लोग काइंड ऑफ एक डिप्रेसिंग एरा में है। सेकंड थ्योरी का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि पहले के टाइम से ही, मतलब वॉर टाइम से ही ये टाउन बहुत कुछ बुरा देखा है। अब चाहे वो अमेरिकन सोल्जर्स का आके नन्स को मारना हो या फिर अभी जैसे सबकी यहाँ लाइफ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिलिथ की फैमिली को ही देखें तो सभी बहुत डिप्रेस्ड है। तो ये एक ऐसा टाउन है जहाँ की हिस्ट्री भी उतनी अच्छी नहीं रही है और फिलहाल भी ये टाउन अच्छा नहीं कर रही है, मतलब पूरी तरह से डिप्रेसिंग माहौल है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कई मौतें होती हैं और इस सब का इल्जाम लोग एक एंटिटी पे डाल रहे हैं कि भैया उसकी वजह से चीजें होती है। तो हाँ, यहाँ दोनों थियरीज है, या तो एंटिटी थी या फिर एंटिटी नहीं थी, बल्कि मेंटल इलनेस वाला केस है। मैं पर्सनली एंटिटी वाली थियरी को ही मानता हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हॉन्टिंग ट्यूब चैनल चलाता हूं तो मुझे थोड़ी हॉरर वाली चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो हाँ, भूत वाली थियरी पे मैं ज्यादा प्रेशर डालूंगा, एटलीस्ट इन दिस मूवीज केस। बट आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है, तो आप अपनी थियरीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।